संस्कृतार्णवे रममाणाः प्रियदर्शकाः सादरम् अभिवादनम्। अहं नीतीश भारद्वाजः प्रस्तौमि शुभाशंसनं सर्वेषां सुहृदां प्रज्ञावतां दर्शकानां कृते। प्रियदर्शकाः, अहं च दीप्तिः प्रणति पुरस्सरं वार्तावल्याः प्रस्तुतिकर्तव्यम् अनुष्ठातुम् उपस्थितास्मि। दर्शकाः, वार्तावल्याः निर्माणं सम्पादकानां प्रसारकाणां च पारस्परिक साहाय्येन एव सम्भवति। अस्माकं तु कर्तव्यं हि एतत्। मन्ये अहं यत् एतस्मिन् सुकर्मणि वयं सौभाग्येन समृद्धाः। दीप्ते, प्रामाणिकतया स्वकर्तव्य पालनेन एव कश्चिदपि जनः ऐश्वर्यं सौख्यं वा अधिगच्छति। एतमेव भावं विवृणोति अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितम्। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रहः। यह शरीर सदैव नहीं रहता, न ही धन ऐश्वर्य सदैव के लिए होता है, और मृत्यु तो हमेशा ही मंडराती रहती है। इसलिए मानव धर्म को समझते हुए हमें अच्छे कर्मों में संलग्न रहना चाहिए। This body doesn't last forever. The wealth also doesn't stay forever. But the death is always hovering around. So we must live grasping the duties of human being and engage in good deeds. सत्यं निगदितम् एतस्मिन् पद्ये। तावत् भर्तृहरिणा अपि उक्तं, कालो न यातो वयमेव याताः। तदर्थमेव अस्माभिः स्वजीवने सर्वदा सत्कर्माणि एव आचरणीयानि। दर्शकाः, हित अहितकरैः वृत्तैः संसारः संवृत्तः अस्ति। तच्च सर्वं वृत्तं ससंक्षेपं परिज्ञातुं सरामः आस्माकीनं प्रवाही वार्ताक्रमं प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैने नवनिर्मितं श्री महाकाल लोक प्रांगणं भक्तेभ्यः समर्पितवान्। प्रधानमंत्री श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगस्य दर्शनं पूजनं च कृतवान्। कथितवान् यदेतेन भारतस्य सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतनायै ऊर्जा लप्स्यते। हिमाचल प्रदेशे विधानसभा संबद्धं निर्वाचनं नवंबर मासस्य 12 दिनाङ्के अनुष्ठितं स्यात्, यस्य परिणामः दिसंबर मासस्य 8 दिनाङ्के सर्वसम्मुखमागच्छेत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः असमे प्रसिद्ध कामाख्या मन्दिरं गत्वा दर्शनं कृतवती। अष्टोत्तरैकशतशक्तिपीठेषु अन्यतमे कामाख्या मन्दिरे राष्ट्रपतिद्वारा पूजार्चनादिकं सम्पादितम्। एतस्मिन् अवसरे असमस्य राज्यपालः प्रोफेसर जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा उपस्थितौ अभवताम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय युद्ध स्मारक परिसरे अन्तर्जाल फलकं मां भारती के सपूत इत्येतत् प्रवर्तितवान्। एतन्माध्यमेन नागरिकाः सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोषे योगदानं कर्तुमर्हन्ति। एतद्वारा वीरगतिङ्गत सैनिकानां परिवारेभ्यः साहाय्यं भविष्यति। 17 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनं मध्यप्रदेश प्रशासन सहयोगेन आगामि वर्षस्य जनवरी मासस्य 8 दिनात् 10 दिवसपर्यन्तम् इन्दौरे आयोजयिष्यते। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः, मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानश्च एतत् सम्मेलनसम्बद्धम् अन्तर्जालफलकं प्रवर्तितवन्तौ। कर्णाटके हिजाब प्रकरणे उच्च न्यायालयस्य निर्णयं विरुध्य विहितासु याचिकासु अधुना उच्चतम न्यायालयस्य उच्चपीठद्वारा वादश्रवणं करिष्यते। निर्णायकेषु विमतिकारणाद् उच्चपीठाय वादश्रवण निर्णयः एषः सारितः। गुजराते आयोजिते 36 राष्ट्रिय क्रीडा योजनस्य भव्य कार्यक्रमेण सार्धं समापनं जातम्। अत्र सर्विसेज इत्येतत् प्रथमस्थाने, महाराष्ट्रं च द्वितीयस्थाने व्यराजताम्। महिलावर्गे हाशिका रामचन्द्रा, पुरुषवर्गे च साजन प्रकाशः श्रेष्ठ क्रीडकरूपेण संस्तुतौ। एतस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः जय पराजयाभ्यां पृथक् खेलभावनां सबलं प्रत्यपादयत्।
दीप्ते देश देशान्तरेषु सम्प्रति संस्कृतस्य संस्कृतेः च प्रभावः प्रसारः अपि प्रवर्धमानः लक्ष्यते। नीतीश जानाति वा उज्जैन्यां महाकाल मन्दिरस्य निर्माणं द्वापरयुगात् प्राग् एव मन्यते इति? आम्, अनेकेषु पौराणिकवृत्तेषु काव्यग्रन्थेषु च महाकाल मन्दिरस्य उल्लेखः अपि प्राप्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। उज्जैन नगरी सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः अखण्ड भारतस्य सुविस्तृत समृद्धेः अनन्त ज्ञानस्य अतुल्य सम्मानस्य अद्वितीय सभ्यतायाः अनवरत साहित्यस्य च करोति नेतृत्वम् अस्यां धरायां सुसभ्य समाज निर्माणाय। सुरम्याः क्षिप्रा नद्याः रमणीये तटे अस्याः महाकालनगर्याः वास्तुशिल्पं कलावैभवं सर्वतोमुख सौन्दर्यं च आसीत् कीदृशं भव्यं नव्यं दिव्यं च। एतेषां वास्तविकं सुखदं निदर्शनं संस्कृत महाकवेः कालिदासस्य मेघदूतम् इति प्रसिद्धे गीतकाव्ये सर्वथा दृश्यते। किञ्च महाकवि बाणभट्ट सदृशानां कवीनां काव्येषु उज्जैन नगर्याः अद्वितीयं संस्कृतेः परम्पराणां च चित्रणं सर्वेषाम् अनुरञ्जयति चित्तं सानन्दम्। सद्य एव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उज्जैनस्य दक्षिणमुख ज्योतिर्लिङ्गस्य राजाधिराजस्य कालाधिराजस्य श्री महाकाललोकस्य तीर्थ संस्कृति चेतनां संवर्धयितुं कृतवान् भव्यं लोकार्पणम्। उज्जैन के क्षण क्षण में पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान है। महाकालस्य इयमेव पूतात्मिकायाः धरणीतः विक्रम संवद रूपेण भारतीय कालगणनायाः एकः नवीनः अध्यायः जातः आरम्भः। अतः सर्वदैव तीर्थ सान्निध्येन पवित्रितः गुरुकुल मठादि संगमेन आदृतः महात्मचरणैः पावनीभूतः गणमान्य जन घोषैः गुंजितः श्रद्धालुभिः पूजितः ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान राशिना च खचितः श्री महाकाल लोकः वस्तुतः लोकार्पण समये सांस्कृतिक वैभवस्य अतिभव्य राजधानीत्वेन शोभ्यते स्म। भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को भी नष्ट करने के प्रयास किए, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है, चंद्रशेखरम आश्रय, चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति व्ययम। अर्थात महाकाल शिव की शरण में अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा। अत्र महाकाल मंदिरे संपूर्ण विश्वतः कोटि कोटि श्रद्धालवः सिंहस्थ नाम महाकुंभ पर्वणि सहर्षम् आयान्ति।
एतेषां सर्वेषां मनःसु शिवस्य शिवत्वस्य च कृते अकैतवं समर्पणम् सर्वेषां मनःसु क्षिप्रा नद्याः कृते अनन्या श्रद्धा जीव प्रकृतिभ्यः कृते संवेदनशीलता निश्चयेन विश्वहिताय शिवसंकल्पाय च दरीदृश्यते। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर T3 जज्बा नया, जीत नई। एतस्याः एव प्राच्यविद्यायाः अग्रगण्य विद्वत्सु अन्यतमः प्रकीर्त्यते पण्डितप्रवरः मकरन्दः पराञ्जपेवर्यः। भारतीय भाषाणां साहित्य संस्कृतेः च मर्मज्ञस्य आचार्यस्य विचारान् शृणुमः आस्माकीने त्रिज्या प्रभागे। आंग्लभाषा प्रवीणाय अथ भारतीय संस्कृति समुन्नायकाय अत्र भवते प्रोफेसर मकरन्द पराञ्जपेवर्याय नमोस्तु। नमो नमः। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः वर्तते यत् एकत्र तु भवान् आंग्लभाषा प्रवीणः, अपरत्र भारतीय संस्कृति समुन्नायकोऽपि, तस्मात् भवन्तम् अतिरिच्य कः सम्यक्तया उत्तरितुं शक्नुयात् यत् आधुनिको युवा अथवा युववंशक्रमः यः वर्तते असौ प्राचीनां भारतीय गौरवमयीं संस्कृतिम् अनुकुर्यात् अथवा पाश्चात्यं यत् वैभवं वर्तते तत्र गच्छेत्। अहं संस्कृतेन सम्भाषितुम् इच्छामि, परन्तु इदानीं सक्षमः नास्मि। तो शायद किसी दिन ये हमारा वार्तालाप जो है संस्कृत में भी हो पाएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। तो सवाल तो आपका बहुत सटीक है। आजकल का जो संदर्भ है उसमें आकर्षण हमेशा पश्चिम की तरफ होता है, लेकिन इसमें हमको ये याद रखना है कि जो संस्कृति है और संस्कार जो होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि भीतर क्या है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है कि जब भारतीय जो हमारी संस्कृति है या हमारी सभ्यता है दोबारा विकसित होगी, तब ये सब सवालों का जवाब अपने आप आपको समाज में दिखेगा। अभी फिलहाल कुछ देर के लिए हमें लगेगा कि हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस हमारी जो सभ्यता है और विचार है उसमें इतनी शक्ति है कि दुनिया यहाँ झुकेगी, इस तरफ उसका दुनिया का रुझान होगा, क्योंकि हमारे पास वो चीजें हैं जिसको दुनिया की तलाश है। डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड इति इदं वर्तते भवदीयं तत्र विशिष्टं प्रशंसनीयं कार्यं। साधारणी मम इयं जिज्ञासा यत् वस्तुतः केन माध्यमेन सम्भवति तावत् तत्र औपनिवेशिकविरही भावः यः वर्तते तस्य पूर्तिः कथं संभवेत्? सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने आप को आत्मबोध होना चाहिए। तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो वो रास्ता सुलभ करना चाहिए। और दूसरी चीज, डीकोलोनाइजेशन न कह के स्वराज की बात करें, क्योंकि ये जो शब्द ही गलत है, वो उपनिवेश से ही जुड़ा है ना। वो उसको डीकपल करना पड़ेगा, है ना। फिर ही हम, क्योंकि स्वराज में जो अदर होता है, जो दूसरा है, उससे हम उतना कंसर्न नहीं होते। हम अपने आप को पहचानने की दशा में और अग्रसर हों तो अपने आप हम ये जो प्रभाव है जिसके तले हम दबे हैं और महसूस करते हैं वो कम होता जाएगा। डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड इत्ययं यः विचारः वर्तते, अर्थात औपनिवेशिकता विरही भारतीय मानसम् अथवा औपनिवेशिकता विरही मानसम् इति समग्रतया यदि पश्यामश्चेत् तर्हि तत्र संस्कृतमपि उपकारकं भवितुमर्हम्। अवश्य होगा, संस्कृत का तो उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि अगर हम आत्मबोध की दिशा में जाएंगे और स्व की खोज में जाएंगे, अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो इतने सारे जो ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा है वो तो कम से कम हमें जानना पड़ेगा। और जो संस्कृत है उसका निचोड़ हर हिंदुस्तानी भाषा में है,
ऐसी कोई भाषा ही नहीं है जिसमें संस्कृत का प्रभाव न हो, उसके शब्द न हो या उसके विचार न हो। मोनोलिंग्वलिज्म की तरफ न जाएं। हम बहुभाषी तो है ही, तो बहुवचन के पक्ष में मैं हूं, तो उसमें संस्कृत के साथ साथ हम अंग्रेजी को भी लाना चाहिए या आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि अंग्रेजी हटा के हमारा विकास होगा, प्रगति होगी, ये नहीं हो सकता। इंडिक स्टडीज भवति, इंडोलॉजी इति भवति, एतेषां शब्दानां वस्तुतः यदा प्रयोगं वयं कुर्मः तदानीम् औपनिवेशिकता एव अस्माकं तत्र ध्येयं भवति इति प्रतिभाति। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ऐसा है कि अभी तो हमको ये देखना है कि हमारे बारे में उन लोगों ने क्या लिखा और सोचा है। तो इंडोलॉजी अगर आपको पसंद नहीं है तो दूसरी परिभाषा का आपको आविष्कार करना पड़ेगा, और वो जरूरी भी है। जैसे सुक्तनकर ने महाभारत की क्रिटिकल एडिशन निकाली, उसके बाद उस तरह का काम ही नहीं हुआ है, बहुत कम काम हो रहा है। और ये मतलब अचरज की बात है कि वहाँ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं जो हम यहाँ कर नहीं पाते, तो हमें वो गैप कम करनी है। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था, किस ऑफ द योगिनी, बहुत कंट्रोवर्शियल बुक है, मतलब उसके बारे में लोगों ने, एक डेविड गॉर्डन वाइट है जो यहाँ पढ़ाते हैं यूसी सेंटा बारबरा में, लेकिन मतलब कंट्रोवर्शियल इसलिए कि उन्होंने कुछ बातें कही है भारत के तंत्र शास्त्र के बारे में, तंत्र प्रयोग के बारे में, कि तंत्र क्या होता था, जो कभी कभी बुरी लगती है और स्कैंडलस लगती है। लेकिन उन्होंने जिस तरह का शोध कार्य किया है वो शायद कोई कर नहीं पाएगा भारत में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा गैप है, कॉम्पिटेंस डेफिसिट कहता हूं मैं अंग्रेजी में। तो हम इसको ज्यादा आइडियोलॉजाइज न करें, मतलब हम हर चीज को आजकल क्या कर रहे हैं कि आइडियोलॉजी यानी विचारधारा बाय द वे बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन आइडियोलॉजी का एक मतलब ये है कि फॉल्स कॉन्शियसनेस। मार्क्स ने कहा था आइडियोलॉजी माने फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो जब हम कहते हैं कि हर चीज को हम आइडियोलॉजाइज करते हैं, इसका ये मतलब है हम हर चीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, हम उसको री इंटेलेक्चुअलाइज करने की हमको जरूरत है कि गहराई में जाके समझें चीजों को, वो हम नहीं कर पाते। और आजकल हमारा जो विवाद है वो एक बहुत ही क्षुल्लक और क्षुद्र किस्म का संवाद हो रहा है, और संवाद भी नहीं, वितंडीय है। हाँ, लेकिन बहुत गहराई में जाके अपनी परंपरा को समझने की आवश्यकता है, और फिर दूसरों को भी समझने की आवश्यकता है। तो आत्मबोध की भी जरूरत है और शत्रुबोध की भी जरूरत है। हमारे में दोनों का आभास है या कमी है, ये हमारी विडंबना है। जी, आंग्ल भाषा महत्वपूर्णा, परम भारतीयाः अन्याः याः भाषाः वर्तन्ते ताः इदानीं तथा मुख्याः न वर्तन्ते, किमत्र कारणम्? इसमें एक बार प्रश्न पूछा, खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट, पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ, ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से, बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है इंडिया। गया था VS नायपॉल को। तो वो एक ओरिजिनली हिंदी भाषा के रीजन से आते हैं, यूपी के आते हैं। फिर वो हाँ, तो सब हिंदी लेखक उनको मिले और कहने लगे कि भाई हमारे यहाँ हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो वो उन्होंने उनको कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिस देश में 100 करोड़ लोग हिंदी जानते हो, वहाँ एक किताब की 1000 कॉपीज भी न, प्रतियां भी न बिकें, तो उसमें आप लोगों को सोचना है। आप अंग्रेजी के विरुद्ध खड़े हो जाते झंडा लेके। आप अपना मार्केट बनाइए, अपना पब्लिशिंग बनाइए, अपने आप को सक्षम कीजिए। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी भाषा आजकल लोगों को अच्छी नहीं आती, और इससे एक एपिस्टेमिक क्राइसिस है। हमको कंसेप्चुअल मस्कुलैरिटी की जरूरत है। रशिया, चीन, जर्मनी, जापान आदि राष्ट्राणि सत्यपि वैविध्यान्वये वस्तुतः स्वस्याम् एव भाषायां सर्वत्र प्रयोगं विदधति, सर्वत्र व्यवहरन्ति।
तत्र न कथयन्ति यत् आंग्लं वस्तुतः वर्तते वैश्वीकृता भाषा। आपने जो जो उदाहरण दिए हैं वो हमारे से बहुत अलग है। ये इनका कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ सही तरीके से। आप देखिए हमारी दुर्दशा 800 साल पुरानी है। आप तो रशिया वगैरह से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ बहुत भाषाएं चली हैं भारत में। तो हम फारसी में भी हम इतने निपुण हो गए हैं कि ईरान से ज्यादा हमने फारसी लिटरेचर प्रोड्यूस किया है। तो यही हमारी खासियत है। हम जिस चीज को अपनाते हैं उसमें अधिक अच्छा हो जाते हैं। तो इसलिए रशिया, चीन, जर्मनी अथवा जापान, थाईलैंड से भी हमारी कंपैरिजन नहीं हो सकती। ये तो एकदम अनोखा हमारा जो एक्सपीरियंस है। कुछ अफ्रीकन देश ऐसे हैं और कुछ साउथ अमेरिकन देश हैं जहां पे अपनी भाषा ही नहीं है। आप साउथ अमेरिका जाइए, केचुआ या एक दो भाषाओं को छोड़ के सारी भाषाएं नष्ट हो गई। सिर्फ पोर्चुगीज चलती है ब्राजील में और बाकी पूरे साउथ अमेरिका में स्पेनिश चलती है जो यूरोपियन भाषा है। उससे तो हम अच्छे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो हम कुछ बीच में हैं। ये लोग हमारे आगे हैं, अपनी भाषा को रखे हैं। और कुछ लोग तो पूरी भाषाएं गंवा चुके हैं, कुछ नहीं बचा, अवशेष नहीं बचे। हम बीच में हैं। संस्कृत संस्कृत्यनुरागिणस्तु वयं राष्ट्रशब्देन परिचिताः, चिरात् परिचिताः। परं राष्ट्रवाद शब्दः, अयं राष्ट्रवाद इत्ययं यः शब्दः सः आधुनिकः। तस्य मूलमपि क्व वर्तते इत्ययमपि मम प्रश्नः। अथ वैश्वीकरणस्य युगे अथवा संयोजनात्मके परिवेशे राष्ट्रवादस्य इदानीमपि तथा औचित्यं वर्तते वा? देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा कि भारत का बहुत प्राचीन इतिहास है। इसमें लगभग 55% भारत में बड़े साम्राज्य हुए हैं, है ना? और 45% या उल्टा कहिए 45% बड़े साम्राज्य हुए हैं और 55% छोटे छोटे साम्राज्य हैं। साम्राज्य नहीं कह सकते, छोटे छोटे राज्य, रियासत। तो इन दोनों का एक डायलेक्टिकल चला था हिंदुस्तान में, भारत में, ठीक है? तो आज जो चीज हम कहते हैं राष्ट्रवाद, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये जो इंडियन स्टेट है, आज का जो स्टेट है, इससे बड़ा स्टेट हुआ करता था। अकबर का स्टेट इससे बड़ा था, औरंगजेब का इससे बड़ा था, मौर्यास का इससे बड़ा था, गुप्तास का इससे बड़ा था। लेकिन बाकी सारे स्टेट इससे छोटे रहे हैं ज्यादातर। तो ये भारतीय स्टेट एक बहुत ही, मैं तो कहूँगा, एक चमत्कार है। इसको बचाने के लिए राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। तो शब्द कोई भी आप अपनाएं तो एकता कैसे बनी रहेगी जहां पे इतनी विविधता है? तो ये राष्ट्रवाद एक ही चीज है जिससे हम एकता की ओर जा सकते हैं। और ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, मॉडर्न जो है, वो तो मतलब वेस्ट में, वेस्टफेलिया के बाद ही 200 साल भी पुराना नहीं है, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट नेशन आप कह सकते हैं अमेरिका है, 1776 मॉडर्न नेशन। उसके पहले तो सारे साम्राज्य ही थे। तो अभी राष्ट्रवाद कह सकते हैं ग्लोबलाइज संदर्भ में इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अभी चलेगा और हमारे देश में तो उसकी बहुत जरूरत है। भवदीया द्वितीय शैली संवाहिकया वाचा वस्तुतः अस्मदीयदर्शकाः अनुगृहीताः भवेयुः इति समाकलय्य अत्र भवते अहं धन्यवादम् अभ्यर्पयामि। धन्यवाद। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर T3, जज्बा नया, जीत नई। सम्यक दीप्ते, यः करोति स्पर्धा गीतस्य उत्तमानुवादं सः एव अधिगच्छति स्पर्धाजयम्। आम्, अद्य तु पुनः स्पर्धायाः निर्णय घोषणा दिवसः अस्ति। नीतीश, शीघ्रं सूचयतु कः अस्ति अद्यतनः विजेता? जादूगर सैया इत्येतस्य गीतस्य अनुवादकेषु विजेता अस्ति चितः सपरिष्कारं परं गुरुग्राम वास्तव्यः डॉक्टर CR नागपाल वर्यः। स्वीयं मधुरकण्ठेन अनूदितं गीतं गायति अद्य पुणे वास्तव्या यशश्री जोशी। सम्मोहक स्वामिन्नुच्यतं मे बाहु जातवयर्धनिशा गृहगन्त्रि श्यामधुना। सम्मोहक
स्वामिन्मुच्येत मे बाहु जाता वै अर्धानिशा गृहगन्त्री स्यामधुना अनुज्ञया भोरसिका मदीय हृदयस्था अनुज्ञया भोरसिका मदीय हृदयस्था ग्रामो मदीयो बहुदूरे वै तव नगर्यां शक्तां स्थातुं प्रणयो मदीयो विवशो वै तव नगर्यां शक्तां स्थातुं प्रणयो मदीयो विवशो वै शृङ्खला बद्धो मे करः गृहगन्त्री श्यामधुना सम्मोहक स्वामिन्मुच्येत मे बाहु जाता वै अर्धानिशा गृहगन्त्री श्यामधुना वर्धापनानि गीतानुवादादि सम्पृक्तेभ्यः सर्वेभ्यः सम्प्रति च प्रस्तूयते नूतन स्पर्धागीतम्। अब तेरे बिन जी लेंगे हम जहर जिंदगी का पी लेंगे हम क्या हुआ जो एक दिल टूट गया क्या हुआ जो एक दिल टूट गया गीतमेतद् गेयतानुकूलमौलिकशब्दैः अनूद्य भवद्भिः एतस्य एव मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयम्। सोत्कण्ठं प्रतीक्षामहे वयं स्पर्धा प्रविष्टि निमित्तम्। सममेव च नित्यवद् उत्कण्ठिताः वयं भवतां समेषां प्रतिस्पन्दनार्थमपि। प्रिय दर्शकाः, भवतां स्नेहधारा सिञ्चेदस्मान् वार्तावलीयान् अविरतम्। साम्प्रतं च आगतास्ति यथाक्रमं वार्तावल्याः अस्य अङ्कस्य समापनावधिः। पुनर्मिलामः अग्रिमे सप्ताहे नूतनाङ्केन सह। सर्वं साधु स्यात् इति आकाङ्क्ष्य नमः सर्वेभ्यः। नत